एनर्जेटिक्स, और आपने याद रखना है कि एनर्जेटिक्स का सवाल हमारे चैप्टर 2 ग्रुप 2 के साथ मिला के आएगा, कभी भी अकेला नहीं आता, हमेशा ग्रुप 2 की कोई ना कोई बात उसने इसमें आपसे पूछनी होती है। अब केमिकल एनर्जेटिक्स जो हमने एएस में किया था ना, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एएस में हमने क्या क्या बातें की थी, तो एएस रिकॉल जो है आपके पास, वो पहले कर लेते हैं। एएस में आपने पढ़ा था सबसे पहले टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंजेस या टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस कौन कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ, नोट्स आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, आपने सिर्फ इधर समझना है और फिर बाद में हम इसके जब सवालों पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो एंथैल्पी चेंजेस, ये एएस वाली बातें हैं जो हम रिपीट करने लगे हैं। आपने एएस में पढ़ा था कि दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, एक ऐसा रिएक्शन जिसका एंथैल्पी चेंज कैसा हो, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है, और दूसरा ऐसा जिसका एंथैल्पी चेंज या ओवरऑल एनर्जी चेंज कैसा हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, आपने बस ये याद रखना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप हीट एनर्जी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस को, तो हीट एनर्जी इज गिवन, ठीक है। और इसकी जो डेल्टा एच होती है उसका साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। बस एंडोथर्मिक के लिए याद कर लो, तो बाकी एक्सोथर्मिक में उल्टा काम होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, हीट एनर्जी रिलीज करते हैं टू द सराउंडिंग्स, और इनका डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शंस के लिए या इन दोनों एनर्जी चेंजेस के लिए आपने एक नाम सुना होगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स इनकी कैसी होती हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बनाऊं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है उसमें हमने क्या कहा, उसका डेल्टा एच कैसा होता है, एंडो का पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव होता है, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स में आप बेसिकली एक ग्राफ बना रहे होते हैं बिटवीन, या रिएक्शन पाथ शो करना चाह रहे होते हैं, और आपका ग्राफ बना होता है बिटवीन एनर्जी ऑन वाई एक्सिस एंड पाथ ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे एनर्जी है जो ऊपर जाते हुए बढ़ती जाएगी, और एक्स एक्सिस में आप पाथ या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन शो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में दो फ्लैट पोर्शन होते थे, दो फ्लैट पोर्शन, जिसमें एक फ्लैट पोर्शन रिप्रेजेंट्स रिएक्टेंट्स जो कि लेफ्ट साइड पे आएगा, और राइट वाला जो होगा वो प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। और अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपने ये याद रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आपने पता करना है पहले कि रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी में क्या आपके पास डिफरेंस है, क्या रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो वाई एक्सिस में रिएक्टेंट की लाइन ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा एनर्जी पे होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा ऊपर होनी चाहिए वाई एक्सिस में, ठीक है। तो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आपने क्या याद रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जब रिएक्टेंट क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो रिएक्टेंट इनिशियली जो भी एनर्जी उसके पास होती है उसको सराउंडिंग में क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। रिएक्टेंट के पास ढेर सारी एनर्जी थी, उसने उसको पहले रिलीज किया और फिर प्रोडक्ट बना के दिया। तो यहां से हमें पता लगेगा कि यार रिएक्टेंट के पास एनर्जी थी ज्यादा, क्योंकि उसने ढेर सारी एनर्जी थी, उसने रिलीज की पहले, और फिर ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसके पास कैसी एनर्जी होगी, कम एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहां से हमें पता लगता है कि अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाता हूं, तो कौन सी लाइन ऊपर होनी चाहिए, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। रिएक्टेंट के पास ढेर सारी एनर्जी थी, उन्होंने पहले उसको रिलीज किया, फिर उन्होंने प्रोडक्ट बनाया जिसके पास लेस एनर्जी होगी, अब प्रोडक्ट लेस लो या लोअर एनर्जी वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो अब आपने इसको क्या करना है, इधर लाइंस प्लॉट करनी है। तो हमारी जो रिएक्टेंट लाइन होगी उसको ऊपर होना चाहिए, और जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो प्रोडक्ट लाइन किधर होनी चाहिए, वाई एक्सिस पे। जब हम उसको ट्रेस करें तो उसकी एनर्जी कम आनी चाहिए रिएक्टेंट से, ठीक है। तो यहां पे हमारी आ गई प्रोडक्ट लाइन, लोअर एनर्जी पे आएगा प्रोडक्ट। तो यहां से हम इसको क्या करते हैं, इस तरह डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन कैसा है, किसके पास ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। अब आपने क्या याद रखना है कि हमेशा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लाइन को आप किस तरह कनेक्ट करते हैं, विद एन एनर्जी हम्प। एनर्जी हम्प किसको बोलते हैं, हम जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लाइन को इस पूरे ग्राफ में क्या करती है, कनेक्ट करती है। और एनर्जी हम्प इस तरह करके आपने क्या करना है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लाइन को जोड़ देना है, ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से। अब अगला काम क्या है, अब ये दो बातें आपने याद रखनी है, पहले हम इसको लिख लेते हैं फिर हम इसको बना लेते हैं। एक बात ये फर्स्ट पॉइंट कि यार क्या लिखें, हाँ इस तरह लिख लो कि डेल्टा एच इज फ्रॉम रिएक्टेंट लाइन टू प्रोडक्ट लाइन। एंड दूसरी चीज जो मार्क करनी होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। एक्टिवेशन एनर्जी इज फ्रॉम रिएक्टेंट लाइन टू द टॉप ऑफ एनर्जी हम्प। ये दो बातें आपने याद रखनी है जब भी आपने ये दोनों मार्क करने हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे। तो आपने याद रखना है कि रिएक्टेंट लाइन से लेके प्रोडक्ट लाइन तक मैं जाऊंगा, जो एरो लेके जाऊंगा वो मेरा डेल्टा एच होगा, यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होगा। और अगर मैं रिएक्टेंट लाइन से लेके ऊपर एनर्जी हम तक जाऊंगा तो वो मेरा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी हम किसको कहते थे, उसको भी डिफाइन कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन, अब हम जरा इनको मार्क कर लेते हैं। तो मुझे बताना, ये मैंने बना दिया आपके पास पहले तो ये कि रिएक्टेंट की एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम। दोनों लाइंस को मैंने कनेक्ट करना है विद एनर्जी हम। नेक्स्ट काम आपने अब इस पे मार्क करना है कि आपका डेल्टा एच किधर है और आपका एक्टिवेशन एनर्जी किधर है। डेल्टा एच कहां से होती है, रिएक्टेंट लाइन से प्रोडक्ट लाइन तक। तो ये मेरी रिएक्टेंट लाइन है और इससे नीचे मेरे पास ये प्रोडक्ट लाइन है। जब रिएक्टेंट लाइन से लेके नीचे प्रोडक्ट लाइन तक जो मैं एरो बनाऊंगा, ये क्या है मेरी एंथैल्पी चेंज,
और इस टाइम आप देख सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ऊपर है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो डेल्टा एच उसके नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ से डेल्टा एच कैसा आएगा आपके पास, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इसीलिए डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव। ये डेल्टा एच का एरो मार्क कर दिया आपने एंथैल्पी चेंज का। और रिएक्टेंट लाइन से लेके ऊपर एनर्जी हम तक, ये एनर्जी हम का टॉप है यहाँ तक, रिएक्टेंट लाइन से ऊपर एनर्जी हम तक, ये क्या हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। ये वो मिनिमम एनर्जी है जो हर रिएक्टेंट को चाहिए टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट या केमिकली चेंज इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह अगला हमें जो बनाना आना चाहिए वो है फॉर एंडोथर्मिक। सेम ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी। अब एंडोथर्मिक को हमने याद किया कि एंडोथर्मिक में डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन को एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, या इनको एनर्जी देनी पड़ती है आपको। तो आपने याद रखना है कि एंडोथर्मिक में जब मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊंगा तो अगेन आपने वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है। वाई एक्सिस पे एनर्जी और एक्स एक्सिस पे पाथ ऑफ रिएक्शन प्लॉट करते हैं हम। अगेन इसमें दो आपके पास फ्लैट लाइंस आएंगी, एक रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करती है, एक प्रोडक्ट को। आपने किस तरह डिसाइड करना है किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी कम। साइड पे जाओ और ये बात लिख लो अपने पास कि भाई एंडोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स फर्स्ट एब्जॉर्ब एनर्जी एंड देन मेक अ प्रोडक्ट। तो वो जो प्रोडक्ट बना होगा उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी ना, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद प्रोडक्ट बने। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स के पास कम एनर्जी थी, उन्होंने पहले एनर्जी एब्जॉर्ब की, फिर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसके पास हाई एनर्जी थी। तो मुझे बताओ रिएक्टेंट की लाइन किधर आनी चाहिए, वाई एक्सिस में नीचे, और प्रोडक्ट की लाइन कहां पे आनी चाहिए, हायर एनर्जी पे। वो प्रोडक्ट जो बन रहा है एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद प्रोडक्ट बने, तो वो प्रोडक्ट जो है उसकी लाइन वाई एक्सिस पे देखो तो ज्यादा ऊंची एनर्जी की वैल्यू पे आनी चाहिए, ज्यादा बड़ी एनर्जी की वैल्यू आनी चाहिए। इन दोनों लाइंस को अगेन आप किससे कनेक्ट करते हैं, विद एन एनर्जी हम इस तरह करके। और आपको भी एक बात समझाई कि इनमें दो चीजें आपको मार्क करनी आनी चाहिए, एक ये कि आपका एंथैल्पी चेंज कहां है और एक एक्टिवेशन एनर्जी कहां है। एंथैल्पी चेंज के लिए हमने कहा कि रिएक्टेंट लाइन से लेके प्रोडक्ट लाइन तक ये जो एनर्जी चेंज है यहाँ पे, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये डेल्टा एच को रिप्रेजेंट करता है। और इस केस में आप देख रहे हो कि ये अलोंग द एक्सिस जा रहे हैं, तो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इस वजह से एंडोथर्मिक रिएक्शंस का डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, यहाँ से प्रूफ भी हो गया। और अगर हम इसमें एक्टिवेशन एनर्जी मार्क करें, एक्टिवेशन एनर्जी कहां, रिएक्टेंट लाइन से लेके ऊपर एनर्जी हम के टॉप तक, ये हमारी कौन सी एनर्जी होगी, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी का होगा। ठीक है, तो ये दो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स आपको क्या करनी आनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए। हम आगे चलते हैं कि जब डेल्टा एच फॉर एनी रिएक्शन आपको दी हो तो उसका क्या मतलब होता था। तो हम अपने पास एक नोट लिख लेते हैं। नोट ये है कि इफ डेल्टा एच फॉर एनी रिएक्शन इज गिवन, तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, आपको इसकी एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको एक रिएक्शन दिया N2+3H2 हेबस प्रोसेस वाला, ये जाता है जी 2NH3 में, और आगे लिखा है डेल्टा एच इज इक्वल टू -20 फॉर एग्जांपल। तो इस डेल्टा एच का क्या मतलब है वो आपने समझना है। ठीक है, इस डेल्टा एच का मतलब है, ये डेल्टा एच हमेशा आपको बता रहा होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है आपका, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसका एनर्जी चेंज कैसा है या उसका एंथैल्पी चेंज कैसा है। ठीक है, तो इसके साथ हम लिख लेते हैं ओनली टेल्स अस द एंथैल्पी चेंज फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये हमेशा हमें फॉरवर्ड रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज बता रहा था कि क्या फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है या क्या फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है। तो यहाँ पे नेगेटिव है, जब आपने इसके आगे डेल्टा एच देखा -20, इसका मतलब है इसके फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इसी का ऑपोजिट रिएक्शन अगर मैंने कर दिया उल्टा रिएक्शन, तो वो कैसा होना चाहिए, फिर वो एंडोथर्मिक होना चाहिए, उल्टा रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हमेशा आपको जो इसने क्या दी होती है, डेल्टा एच दी होती है, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी चेंज को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, आगे अपने पास आप लिखें नेक्स्ट। अब हमने जाना है जी बॉन्ड एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे। अगेन आप एएस में बॉन्ड एनर्जी पढ़ के आए थे, तो इस वजह से दिन डिस्कस कर लेते हैं। बॉन्ड एनर्जी किसको कहते थे, बॉन्ड एनर्जी हम कहते थे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड हो किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को उसकी किस स्टेट में तोड़ने के लिए, कि अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड अपनी गैसियस स्टेट में उस टाइम पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो क्या है, बॉन्ड एनर्जी। और हमारे सिलेबस में बॉन्ड एनर्जी विल ऑलवेज बी एंडोथर्मिक। ये एनर्जी आप फॉर ब्रेकिंग ही या इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग ही पढ़ेंगे हमेशा। तो एनर्जी बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब बॉन्ड टूटना होता है। तो इसको सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना आना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन है जी आपके पास कि एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन इट्स गैसियस स्टेट। हमेशा उसकी गैसियस स्टेट में आपने तोड़ना उसको। ठीक है, टू फॉर्म गैसियस एटम्स। तो ये हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है।
अब मैंने क्या कहा, हमारे सिलेबस में हमेशा ये एनर्जी होगी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, यानी इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग हम इसको हमेशा पढ़ते हैं। तो एक और नोट आपने जो अपने पास लिखना है वो ये है कि वी विल ऑलवेज, इवन इन A2, वी विल ऑलवेज डिफाइन बॉन्ड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग। ठीक है, और ये हमेशा क्या होगी, एक एंडोथर्मिक चेंज होगा आपके पास, हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, इवन डाटा बुकलेट में जो वैल्यूज ऑफ बॉन्ड एनर्जी दी होती हैं वो भी पॉजिटिव ही होती हैं। अब इसके लिए ना कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। हमने कहा बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी है आपको चाहिए होती है एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए अपनी गैसियस स्टेट में। वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो हम इसकी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं इधर से बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन से कि भाई बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन कौन सी है कौन सी नहीं है। अगर आप H2 गैस यानी HH को तोड़ते हैं तो ये किसमें चला जाएगा, इधर से तोड़ूंगा तो इससे आपके पास 2 मोल हाइड्रोजन गैसियस एटम बनेगा। H2 से 2 मोल हाइड्रोजन गैसियस एटम बन गए। क्या ये बॉन्ड एनर्जी कहला सकती है? बिल्कुल कहला सकती है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे आपने जो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ा वो किस स्टेट में था, गैसियस स्टेट में था। तो ये बिल्कुल बॉन्ड एनर्जी है। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड आप तोड़ेंगे उसकी गैसियस स्टेट में तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उस टाइम पे बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। बट अगर गैसियस स्टेट में नहीं तोड़े तो फिर वो बॉन्ड एनर्जी नहीं है, वो कोई और एनर्जी है। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास मैं एक एग्जांपल दूं ऑफ ब्रोमीन, तो Br2 लिक्विड, ब्रोमीन लिक्विड को अगर मैं तोड़ता हूं इनटू 2Br गैसियस एटम, तो क्या ये बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन है? तो ये बिल्कुल बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे जो ब्रोमीन का आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस स्टेट में है, लिक्विड में है, गैस में नहीं है। जबकि बॉन्ड एनर्जी कौन सी होती है एनर्जी, जब आप कोवेलेंट बॉन्ड को उसकी गैसियस स्टेट में तोड़े होंगे उस टाइम पे बॉन्ड एनर्जी लगेगी। तो ये गैसियस स्टेट में नहीं था इसलिए बॉन्ड एनर्जी नहीं है। इसी की बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन लिखनी हो तो ब्रोमीन जो है Br2 उसको किस स्टेट में होना चाहिए, गैसियस। तब जब वो 2Br गैसियस एटम में टूटेगा तो इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। ये ठीक है, क्योंकि इधर कोवेलेंट बॉन्ड अपनी गैसियस स्टेट में टूट रहा है और गैसियस एटम्स बना के दे रहा है। इसी तरह आपके पास अगर होता I2, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कैसे लिखते हैं हम कि I2 पहले तो गैसियस स्टेट में इसका कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, यानी ये I गैसियस स्टेट में होना चाहिए। फिर ये टूटे तो इससे कितने गैसियस एटम्स निकलेंगे, दो, तो 2I गैसियस में चला जाएगा। तो ये जो आयोडीन की आपने इक्वेशन लिखी है, ऑल्दो आयोडीन इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो I2 सॉलिड से I2 गैस बनाना, I2 सॉलिड से 2I गैसियस बनाना, दिस इज नॉट बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो आप कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ रहे हो वो उसकी सॉलिड स्टेट में, वो आपके पास गैसियस स्टेट में नहीं है। ठीक है, तो पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। फिर ऊपर जो इक्वेशन लिखी है वो एक्जैक्टली बॉन्ड एनर्जी की है, यानी डाटा बुकलेट में जब उसने बॉन्ड एनर्जी ऑफ आयोडीन दी हुई थी तो इसका मतलब था कि आयोडीन I2 गैसियस स्टेट में तोड़ने के बाद उसकी बॉन्ड एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पे आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड अपनी गैसियस स्टेट में टूट रहा है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन है बिल्कुल। इसी तरह सल्फर को एक बार देख लेते हैं, तो S8, सल्फर इज एन S8 मॉलिक्यूल, गैसियस स्टेट में हुआ तब टूटा तो ये 8 सल्फर के गैसियस एटम्स देगा आपको। ठीक है, 8 सल्फर के गैसियस एटम्स देगा। इस टाइम पे ये जो कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं इसमें, वो किस में, गैसियस स्टेट में, तो ये इसकी क्या है, बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन। ठीक है, अब बॉन्ड एनर्जी के सवालों में वो आपको बॉन्ड एनर्जी कैसे यूज करनी है उसका शॉर्टकट आपने याद रखना है। तो आप अपने पास लिख लेंगे एक नोट कि सवालों में कैसे आपसे पूछा जाएगा और किस टाइप के सवालों में आपने सिर्फ बॉन्ड एनर्जी पे सोचना है। तो हम लिखते हैं अपने पास कि व्हेनेवर, तो व्हेनेवर, या मैं आपको पहले बता देता हूं, ऐसे ऐसे सवाल जिसमें आपने एंथैल्पी चेंज निकालना हो, यानी डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी हो और डाटा में सिर्फ बॉन्ड एनर्जीज गिवन हो, तो फिर आपने क्या करना है, एक खास इक्वेशन है उसको यूज करना है इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट एनी साइकिल। जो आप हेसेस लॉ की साइकिल बना रहे हो, आप उठा के बॉन्ड नेबर साइकिल बना रहे हो, आपने नहीं बनानी। उस टाइम पे आपने सिर्फ सीधा सीधा ये इक्वेशन आपने लगानी है जो मैं भी लिखने लगूं। तो व्हेनेवर यू हैव टू कैलकुलेट, व्हेनेवर यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन एंड ओनली बॉन्ड एनर्जीज आर गिवन, then always use this formula। फिर आपने साइकिल्स नहीं बनानी। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है हमारा कि डेल्टा एच विल बी इक्वल टू एनर्जी गिवन इन, यानी जो तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ी है, माइनस एनर्जी गिवन आउट, और जो बॉन्ड फॉर्म होते हुए एनर्जी रिलीज हो रही है। ओरिजिनली ये जो फॉर्मूला था ये इस तरह नहीं था, ये फॉर्मूला ओरिजिनली किस तरह था, ये यहाँ पे प्लस था और एनर्जी गिवन आउट क्योंकि रिलीज्ड एनर्जी है तो उसके साथ माइनस था। तो जब आपने ये ब्रैकेट खोला ना तो उस टाइम पे ये प्लस माइनस ने बाहर वाले माइनस को क्या बना दिया, उसको नेगेटिव बना दिया। तो अब आपने सीधा सीधा बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू डालनी है, आपको साइन की कोई परेशानी नहीं लेनी। यहाँ पे एनर्जी गिवन इन वालों की सारों की बॉन्ड एनर्जी ऐड करनी है आपस में, और एनर्जी गिवन आउट वालों की सारों की बॉन्ड एनर्जीज आपने लिख देनी है विदाउट कंसिडरिंग साइन। ये नेगेटिव साइन उनको खुद एनर्जी गिवन आउट बना देगा बाद में, आपने परेशानी नहीं लेनी है उसकी। तो ये फॉर्मूला है जो हम लगाएंगे जब डाटा में उसने सिर्फ बॉन्ड एनर्जी दी और डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन आपसे निकलवा रहा हो। ठीक है, तो ये आपने आप दिमाग में रखना है फॉर्मूला। अच्छा, अगली बात जो हम थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं वो है कि ये नॉट का सिंबल का क्या मतलब है। ठीक है, इसको हम नॉट का सिंबल बोलते हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं जी, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड कंडीशंस, सिंबल रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, और स्टैंडर्ड कंडीशंस हमारे लिए क्या होती हैं,
स्टैंडर्ड कंडीशंस आर टेम्परेचर की कंडीशन क्या 298 केल्विन्स। इसी तरह आपके पास प्रेशर अगर है तो प्रेशर कितना होना चाहिए 180 m का प्रेशर होना चाहिए। और अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 मोल पर डीएम क्यूब मानी जाती है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हैं जो इस 298 केल्विन 180 m एंड 1 मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन जिनको हम स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन मानते हैं। नेक्स्ट बात जो हमारे पास है बॉन्ड एनर्जी के बाद। अब बॉन्ड एनर्जी के सवाल जब मैं कराऊंगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपने क्या करना है इसमें, इस इक्वेशन को कैसे यूज करना है। बस ये अभी के लिए ये याद रखना है कि अगर सवाल में आपसे डेल्टा नॉट ऑफ रिएक्शन निकलवा रहे हैं और सिर्फ डाटा में बॉन्ड एनर्जीज हैं तो फिर आपने ये इक्वेशन चुप करके यूज करनी है, कोई हेसिस लॉ हेसिस साइकिल सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात, अगला जो आपने एनर्जी चेंज एएस में पढ़ा था दैट वाज एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, जिसको आप लिखते थे सिंबल वाइज डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन या डेल्टा एच नॉट ऑफ एफ, इसको इस तरह भी लिखता है डेल्टा एच नॉट ऑफ एफ, इसका मतलब है फॉर्मेशन की वैल्यू। एक बात आपने याद रखनी है कि हमेशा जो भी एनर्जी चेंज हो यूनिट क्या रहता है उसका, वो आपको किलो जूल्स पर मोल में ही हर वैल्यू दी होती है उसको, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। हर एनर्जी चेंज का यूनिट शुड बी इन किलो जूल्स पर मोल, नहीं है तो कन्वर्ट करो। ठीक है, तो डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन को। फॉर्मेशन आपको क्या कहती है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपने पास। फॉर्मेशन कहती है वो एनर्जी चेंज, अब चेंज क्यों बोलो बताता हूँ। बॉन्ड एनर्जी में हमने लिखा एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एनर्जी चेंज। तो ये क्या रीजन है A2 में आपने क्यों इस तरह करके लिखना पड़ता है आपको, जहां पे रिक्वायर्ड है जहां पे रिलीज है उधर यही लफ्ज होने चाहिए, और चेंज कहां पे आएगा उसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो हम इसको कहते हैं जी कि एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर, नॉट का सिंबल लगा मैंने, डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन, तो वो एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, तो वो एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, एंड ये फॉर्मेशन की वैल्यूज एक्सोथर्मिक भी हो सकती है एंडोथर्मिक भी हो सकती है। इस वजह से एनर्जी चेंज का लफ्ज यूज किया, ये एक्सो और एंडो दोनों हो सकता है, यानी इसकी वैल्यू नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यूज दे सकता है। लेकिन ये याद रख लो कि 99% केसेस या 95% केसेस में ये नेगेटिव ही आएगी। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें पॉजिटिव भी आती है, तो इस वजह से ये इसमें एनर्जी चेंज का लफ्ज आपने यूज करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, एक्सो भी हो सकती है एंडो भी हो सकती है। बॉन्ड एनर्जी में हमने क्या लिखा था, बॉन्ड एनर्जी में हमने एनर्जी रिक्वायर्ड लिखा था, या एनर्जी एब्जॉर्ब लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक होगी, ये एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो हमारे पास हमने डिफाइन कर लिया एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन को। अब इसकी डेफिनेशन याद करने के लिए आपने क्या याद रखना है अपने पास, शॉर्टकट याद रखना है, और ये काफी ज्यादा एनर्जी चेंजेस के लिए मैं शॉर्टकट ही लिखूंगा आपको। इसका शॉर्टकट क्या है, आपने ये छोटी इक्वेशन याद रखनी है जिससे हम इक्वेशंस भी बना लेंगे और डेफिनेशन भी बना लेंगे। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन में रिवर्स में इक्वेशन बनाना, एक मोल बनेगा हो सकता है और कोवेलेंट भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है फॉर आयनिक कंपाउंड्स। तो 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड बनेगा, किससे बनेगा, फ्रॉम एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स किस कंडीशंस पे होने चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होने चाहिए। ठीक है, नॉट का सिंबल लगा, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होना चाहिए। तो अब जरा हम इसको बनाते हैं, एक 3-4 एग्जांपल्स लिखते हैं इसकी। तो एग्जांपल्स अगर हम लिखें एग्जांपल्स, तो भाई मैं कहता हूं जी आप एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन फॉर NaCl की इक्वेशन लिख के दिखाएं। तो NaCl की इक्वेशन क्या होगी कि 1 मोल NaCl बने फ्रॉम एलिमेंट बने अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो आप रिवर्स में हमेशा इक्वेशन बनाएं। तो NaCl के लिए अगर लिखूं, अगर वो कहते हैं जी डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन ऑफ NaCl की इक्वेशन लिख के दिखाएं, तो वो कैसे बनाएंगे कि यार 1 मोल क्या बने, NaCl सॉलिड बने, किस बने, फ्रॉम एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। इसमें एलिमेंट कौन कौन से, सोडियम है और कौन है, क्लोरीन है। सोडियम को अगर देखें तो वो रूम टेम्परेचर एंड कंडीशंस पे मोनोएटॉमिक सॉलिड मेटल होता है, और क्लोरीन को देखें तो वो Cl2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डायटोमिक गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन इस टाइम पे। तो बैलेंसिंग के टाइम पे आपने ये दिमाग में रखना है कि इक्वेशन आपकी डेफिनेशन कहती है कि जो कंपाउंड बनेगा वो 1 मोल ही बनेगा फॉर्मेशन के टाइम पे, तो ये NaCl को तो नहीं छेड़ सकता, ये 1 मोल ही बनना चाहिए। ठीक है, तो बैलेंसिंग लेफ्ट साइड पे करेंगे, फिर राइट साइड पे 1 Na है, लेफ्ट साइड पे भी 1 Na है, पूरा हो गया। राइट साइड पे 1 Cl है, लेफ्ट साइड पे 2 है, तो इसके साथ क्या लगा लें 0.5 यानी 1/2 लगा लो। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। दिस इज द इक्वेशन फॉर एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, जब 1 मोल NaCl बने फ्रॉम एलिमेंट बने अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है वो है जी डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 लिख के दिखाओ कहता है आपसे। तो Al2O3 आपके पास अगर 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड बने या अलुमिना बने आपके पास, किससे बने, फ्रॉम एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। एलिमेंट कौन कौन सा है, एक एल्यूमिनियम है और एक ऑक्सीजन का है। एल्यूमिनियम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस किस में होता है, एल्यूमिनियम सॉलिड में, मोनोएटॉमिक अगेन मेटल है आपके पास, और ऑक्सीजन किस स्टेट में होती है, O2 गैस की फॉर्म में। अब अगर इसको बैलेंस करूं तो राइट हैंड साइड पे तो 1 मोल ही बनना चाहिए सिर्फ,
तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। राइट साइड पे 2 एल्यूमिनियम है, लेफ्ट साइड पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे इसके साथ। राइट साइड पे 3 ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड पे 2 है। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 3 आएगा, तो वो 1.5 है। 1.5 टाइम्स 2 इज 3, ठीक है। और 1.5 की फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, 3/2 होती है, ठीक है। आप 1.5 भी लिख सकते हैं अगर आपको दिल कर रहा है, बट 3/2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन आ गई ऑफ Al2O3 जब 1 मोल Al2O3 बन रहा है फ्रॉम एलिमेंट अंडर स्टैंडिंग कंडीशंस। आपने कैसे याद रखनी है, डेफिनेशन भी और जो आपके पास वो है क्या नाम है, इक्वेशंस भी कैसे बनानी है, इससे इसको याद रखना है आपने कि इसमें 1 मोल कंपाउंड बनेगा, आयनिक भी हो सकता है, कोवेलेंट भी हो सकता है, फ्रॉम एलिमेंट्स बनेगा अंडर स्टैंडिंग कंडीशन। और हमेशा रिवर्स में बनाओ उसको, इक्वेशन को पहले 1 मोल कंपाउंड राइट साइड पे लिखो, उसको फिर बनाओ उसके एलिमेंट से। अगली एग्जांपल है डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड की लिख के दिखा, वो कहता है। तो मैं लिखूंगा जी कि 1 मोल SO2 गैस बने फ्रॉम एलिमेंट अंडर स्टैंडिंग कंडीशन, तो इसमें एलिमेंट है सल्फर एंड कौन है इसमें, ऑक्सीजन। सल्फर होता है जी किस फॉर्म में आपके पास, S8 की फॉर्म में, या इसको S8 जरूरी नहीं होता, आप इसको सिर्फ सल्फर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन में आप देखोगे वो सिर्फ सल्फर यूज करता है। इसी तरह ऑक्सीजन जो होती है वो O2 गैस की फॉर्म में होती है, आप बैलेंस कर दो, सल्फर सल्फर से बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 2 है, लेफ्ट साइड पे भी 2 है, ये हमने फॉर्मेशन ऑफ SO2 की इक्वेशन लिख दी है। बट अगर आप इधर S8 लिखते हैं ना, तो फिर राइट साइड पे 1 सल्फर है, लेफ्ट साइड पे भी 1 होना चाहिए, तो इसके साथ 1/8 लगा देना, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं। अगेन मकसद क्या है, आपके पास फॉर्मेशन की इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए और ठीक होनी चाहिए। आप S8 सॉलिड होता है सल्फर एट रूम टेम्परेचर एंड कंडीशंस, तो स्टेट सिंबल भी लाजमी डालें। फिर आपसे वो बोलता है जी कि 1 मोल या डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज लिख के दिखाएं, C6H12O6। तो ये कैसे लिखेंगे कि यार 1 मोल ग्लूकोज बने फ्रॉम एलिमेंट्स बने अंडर स्टैंडिंग कंडीशंस। एलिमेंट्स कौन कौन से, कार्बन, और कौन है इसमें हाइड्रोजन, और कौन है इसमें ऑक्सीजन। अगर हम देखें तो कार्बन तो C सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन जो है वो H2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ऑक्सीजन जो है वो O2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। बैलेंसिंग कर लें तो राइट साइड पे 6 है, राइट साइड पे 1 मोल ही रहेगा, लेफ्ट साइड पे सिर्फ बैलेंसिंग हो सकती है। राइट पे 6 कार्बन, लेफ्ट पे भी 6 होने चाहिए। राइट पे 12 कार्बन, इधर 2 के साथ 6 मल्टीप्लाई करो तो 12 पूरे हो जाएंगे। राइट पे 6 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दें, 3, बैलेंस हो गया। आपने फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज की इक्वेशन लिखी है अपने पास कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जब बनेगा तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्होंने आपस में ये आपको बना के देना, ठीक है। अब अगली बात पे जाते हैं। तो ये फॉर्मेशन की आपको किसी भी कंपाउंड के लिए वो दे दे तो इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अगेन इधर से इसी शॉर्टकट से आप डिफाइन भी कर सकते हो, एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडिंग कंडीशंस। इधर से इक्वेशन भी बना सकते हो कि 1 मोल कंपाउंड राइट पे लिखो, लेफ्ट पे उसके एलिमेंट्स लिखो। आगे जो बात आएगी बिफोर गोइंग ऑन टू द सेकंड एनर्जी चेंज, जो आपने इधर पढ़ा था, क्या नाम है, एएस में ही हम एक चीज डिस्कस करेंगे, और आपको याद होगा आपने पढ़ा था हेसेस लॉ एएस में, तो हम डिस्कस करें अभी हेसेस लॉ। एएस में हमने हेसेस लॉ भी पढ़ा था। अब हेसेस लॉ क्या कहता था, हेसेस लॉ कहता था कि अगर आपने एक रिएक्शन जो है वो एक सिंगल स्टेप में कर लिए, या इसी रिएक्शन को करने के लिए आपने इसको पहले फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट को ए में कन्वर्ट किया, फिर ए बी में गया, और फिर बी जो है वो पी में गया, यानी यही रिएक्शन रिएक्ट आर से पी बनाने वाला एक स्टेप में करो, या 3 स्टेप्स में करो, या 10 स्टेप में करो, या 50 स्टेप में करो, एज लॉन्ग एज आपकी जो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस हैं अगर वो सेम है, इधर भी अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है जिधर आपने 3 स्टेप में किए, तो ओवरऑल एनर्जी चेंज दोनों में क्या होगा, सेम होगा। फिर वहां पे एनर्जी चेंज का कोई फर्क नहीं होगा, बेशक आप एक स्टेप में करें या आप इसको 3 स्टेप्स में करें, एज लॉन्ग एज इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर सेम, एनर्जी चेंज दोनों रस्तों से क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, समझ तो हमने लिया हेसेस लॉ क्या चीज है। तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि जी हेसेस लॉ कहता है एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट टेकन, is independent of the route taken as long as क्या हो, आपकी initial and final condition same हो, as initial and final conditions are same, ठीक है। तो ये हमें ये बता रहे हैं। अब अगली बात आपने क्या समझनी है, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमने की थी क्लास में ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कि अगर आपने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो उसके 2 रूट्स हैं, देयर आर 2 रूट्स टू मेक CO2। एक तरीका यह है कि आप उसको सिंगल स्टेप में बनाएं। फर्स्ट रूट क्या है कि आप किस तरह बनाएं, रूट 1 में आप उसको कार्बन सॉलिड का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं, ठीक है, O2 गैस से, और वो क्या बना दे आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली बना दे, ठीक है। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में इसका आपको करना पड़ेगा, और हम अज्यूम कर लेते हैं इस स्टेप में, अगर सिंगल स्टेप में आप कराते हैं तो इसका जो एनर्जी चेंज है दैट इज पॉजिटिव 500 किलो जूल्स पर मोल, अज्यूम की हुई वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। ये हमारा रूट 1 है। और रूट नंबर 2 कहता है कि अगर यही रिएक्शन आप 2 स्टेप्स में करा दें तो ये इस तरह होगा। रूट नंबर 2 है ये, जिसमें स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा कि पहले कार्बन सॉलिड और ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन हो, और वो पहले क्या बनाए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाए,
ठीक है। और फिर सेकेंड स्टेप में आपके पास यही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दोबारा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बने। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स में आपने बनाया ना। अगेन रिएक्टेंट्स देखो और अगर फाइनल प्रोडक्ट देखो तो वो तो सेम है। तो इधर पहले स्टेप का जो एनर्जी चेंज था वो हम कह लेते हैं जी पॉजिटिव 200 था किलो जूल्स पर मोल, और सेकंड स्टेप का था डेल्टा एच कितना, पॉजिटिव 300 किलो जूल्स पर मोल। अब हेसिस लॉ क्या कहते हैं? हेसिस लॉ कहता है कि अगर आप इसको सिर्फ एक रूट से बनाएं, एक स्टेप में बनाएं, या आप इसको 10 स्टेप में बनाएं, इधर जैसे हमने 2 स्टेप्स में बनाया, या इसको आप 2 स्टेप्स में बनाएं, एज लॉन्ग एज आपकी जो इनिशियल कंडीशंस हैं यानी कार्बन सॉलिड एंड ऑक्सीजन गैस, कार्बन सॉलिड एंड ऑक्सीजन गैस, और जो फाइनल कंडीशंस हैं जिसमें आपके पास फाइनली क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगर ये सेम है तो फिर इसका क्या मतलब है कि दोनों में ओवरऑल एनर्जी चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। फर्स्ट रूट का जो टोटल एनर्जी चेंज है वो इक्वल होगा सेकंड रूट के टोटल एनर्जी चेंज से। तो हम देख लेते हैं क्या ऐसा है या नहीं है। अगर फर्स्ट रूट को देखूं तो फर्स्ट रूट जो मैंने लिखा उसके लिए एनर्जी चेंज कितना लग रहा था, 500 किलो जूल्स। सेकेंड रूट में आपके पास फर्स्ट स्टेप में पॉजिटिव 200 लग रहा था, प्लस सेकेंड स्टेप में पॉजिटिव 300 लग रहा था, जो कि अगेन कितना बनता है, पॉजिटिव 500 किलो जूल्स ही बनता है। हालांकि हमने सेकेंड रूट में 2 स्टेप में रिएक्शन कराए, 2 रिएक्शन हुए वहां पे, बट क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन सेम थी तो दोनों का एनर्जी चेंज पहले रूट का और दूसरे रूट का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां से आप क्या करते थे, हेसिस लॉ की एप्लीकेशन लगाते थे कि जो एनर्जी चेंज ऑफ फर्स्ट रूट होगा वो इक्वल होगा एनर्जी चेंज ऑफ सेकेंड रूट के। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यहां से हम निकालते थे तो हम लिखते हैं ना डेल्टा ई फर्स्ट रूट वाली शुड बी इक्वल टू डेल्टा ई ऑफ सेकेंड रूट। तो यहां पे इसको अप्लाई भी करके देख लेते हैं। ये हमारा हेसिस लॉ था, उसकी एप्लीकेशन, एक डेफिनेशन और उसकी एप्लीकेशन ये है कि आप फिर फर्स्ट एंड सेकंड रूट के एनर्जी को इक्वल पुट करते हैं आपस में। तो फर्स्ट रूट में एनर्जी चेंज कितना था, हमने लिखा पॉजिटिव 500, अगर हम उसको एक स्टेप में करते हैं पॉजिटिव 500, और अगर सेकंड रूट देखें तो उसमें 2 स्टेप्स में होता है जिसमें 2 एनर्जी चेंजेस थे। ये इक्वल होना चाहिए पॉजिटिव 200 वाले एनर्जी चेंज प्लस पॉजिटिव 300 वाले एनर्जी चेंज। तो दोनों साइडों पे देखो कितना जवाब आता है, पॉजिटिव 500 किलो जूल्स ही आता है। यानी यहां से हेसिस लॉ हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया अपने पास। क्लियर इतनी बात? तो ये हमारा हेसिस लॉ था। अब आपसे सिर्फ एक और बात शेयर करनी है, और वो है कि अगर डाटा में आपको फॉर्मेशन की वैल्यूज दी हों, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, जो कि क्या होती है जब 1 मोल कंपाउंड बनता है फ्रॉम एलिमेंट्स अंडर स्टैंडिंग कंडीशंस। ठीक है, तो अगर क्वेश्चंस में आपसे एफएक्यू डिस्कस करें हम, एफएक्यू टाइप्स किस तरह की होती हैं, तो इसके साथ एक नोट लिखेंगे कि इफ ओनली डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन values are given in data always make the following cycle। अब ये क्योंकि एएस में तो आप बेसिक से पढ़ते थे ना, A2 में आपने सीधा सीधा सोचे बगैर ये बना देनी है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर फॉर्मेशन की सिर्फ वैल्यूज दी हुई है डाटा में तो चुप करके बना लो, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या साइकिल बनाओगे, आप हमेशा फॉर्मेशन वाली इक्वेशन को अपना मेन इक्वेशन मानोगे। ठीक है, तो हमारे पास या फॉर्मेशन वाली इक्वेशन को मेन इक्वेशन ना मानो। तो फॉर एग्जांपल उसने आपको एक रिएक्शन दिया जिसमें इधर रिएक्टेंट्स थे और राइट साइड पे प्रोडक्ट्स थे। ठीक है सॉरी, अच्छा, तो रिएक्टेंट्स और राइट साइड पे प्रोडक्ट्स थे। उसने बोला यार इस रिएक्शन की डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन निकाल के दिखाओ, यानी इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकाल के दिखाओ। और सारा डाटा जो उसने दिया हुआ है, यानी अगर मैं साइड पे डाटा लिखूं तो तमाम रिएक्टेंट्स के लिए उसने डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज दी हैं। ठीक है, और तमाम प्रोडक्ट्स के लिए भी उसने डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज दी हुई है। यानी यहाँ पे रिएक्टेंट्स के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए इधर वैल्यूज उसने डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन की दी हुई है। फॉर एग्जांपल ये एक्स है, ये वाई किलो जूल्स पर मोल है। तो मैंने क्या करना है, मैंने उठा के हेसिस साइकिल बनाना है अपना और उस पर हेस लॉ अप्लाई करना है। मैं उठा के इनको बॉक्स आउट करूंगा, और क्योंकि सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज हैं, तो फॉर्मेशन क्या होती है कि फलां रिएक्टेंट इस इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख ही लेता हूं, बल्कि एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट बी है, और ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट सी एंड डी में। और इस रिएक्शन के लिए उसने आपको बोला है कि जी डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन निकाल के बताओ। ठीक है, अब इस वाले को कंसिडर कर लो। तो आपने क्या करना है, आपने इसको बॉक्स आउट करना है, इसको बॉक्स आउट करना है, और अब आपने कंसिडर करना है कि डाटा में मेरे पास ए बी सी और डी के लिए क्या दिया हुआ है, फॉर्मेशन की वैल्यूज दी हुई होंगी इधर सारों के लिए। अब फॉर्मेशन क्या कहता है, ए के लिए अगर फॉर्मेशन की बात करें तो कहता है 1 मोल ऑफ ए बने, 1 मोल ऑफ ए बने फ्रॉम उसके एलिमेंट अंडर स्टैंडिंग कंडीशंस। ठीक है, अच्छा, बी के लिए फॉर्मेशन क्या कह रही है कि अगर 1 मोल ऑफ बी बने फ्रॉम एलिमेंट अंडर स्टैंडिंग कंडीशंस। तो बेसिकली सारों को क्या दिया हुआ आपको, फॉर्मेशन की वैल्यूज दी है। आप नीचे क्या लिखेंगे, चुप करके आप नीचे उठा के लिखेंगे एलिमेंट्स और सबको फॉर्म करना शुरू कर देंगे। नीचे उठा के आप इधर लिखेंगे एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स इसमें है अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस लिखेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे आप यहां से इसको फॉर्म करना शुरू कर देंगे कि जब 1 मोल ऑफ ए बनता है फ्रॉम एलिमेंट्स तो वो डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए है। अगर 1 मोल ऑफ ए बी बनता है फ्रॉम एलिमेंट्स तो वो डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है।
तो उसकी एनर्जी चेंज कितनी है। फिर अगर 1 मोल ऑफ सी बनता है फ्रॉम एलिमेंट्स तो वो डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है। इसी तरह 1 मोल डी बने फ्रॉम एलिमेंट्स तो आपके पास डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी है। वो 1 मोल डी बने, बस ये बात याद रखनी है कि ये पर मोल एनर्जी चेंजेस आपको उसने दिए होंगे। यहाँ पे यूनिट हमेशा किलो जूल्स पर मोल होगा, यानी 1 मोल के लिए इतना होता है। तो अगर यहाँ पे 2 टाइम्स ए होता तो मैं इस पूरे एनर्जी चेंज को टाइम्स 2 करता, ठीक है। अगर इधर 3 टाइम्स सी होता तो मैं इस पर मोल एनर्जी चेंज को टाइम्स 3 करके लिखता, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है इसके बाद, अब मैं इसको वापस हटा रहा हूँ 3 मोल के लिए लिख रहा। तो अब आपने इसके बाद क्या करना होता है, तो ये साइकिल है आपका फॉर फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसका अगर मैं आपको स्केच बना दूं तो स्केच क्या है फॉर्मेशन का, कि रिएक्टेंट्स गिवन होंगे, रिएक्शन दिया होगा उसने, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, आपने इन दोनों को बॉक्स आउट कर देना है। डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन आपने निकालनी है, ये आपको नहीं पता। तो आप नीचे चुप करके डाटा में, क्योंकि सारा फॉर्मेशन की वैल्यूज थी और कुछ भी नहीं है, तो आप क्या लिख दो नीचे जाके, एलिमेंट्स और सब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को क्या करो, फॉर्म करना शुरू कर दो फ्रॉम एलिमेंट्स। तो ये रिएक्टेंट्स जब फॉर्म होंगे डेल्टा इज नॉट ऑफ, ये फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स एंड इधर डेल्टा इज नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, आप इनको लेबल करते जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना, फॉर एग्जांपल इधर प्रोडक्ट्स 2 थे तो डेल्टा इज नॉट ऑफ प्रोडक्ट 2 फॉर एग्जांपल, इधर आपके पास 2 रिएक्टेंट्स थे, इधर डेल्टा इज नॉट ऑफ रिएक्टेंट फॉर रिएक्टेंट बी फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये करने के बाद अब आपने देखना है कि स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट क्या होता है साइकिल में, ठीक है। ये ऐसे साइकिल आपने बनाया फॉर फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन का साइकिल का स्केच है, इस तरह बनाते हैं हमेशा। अब एक नोट याद रखना है आपने कि आफ्टर लेबलिंग एनर्जी चेंजेस, इसको थोड़ा सा पतला करते हैं, बहुत मोटा है। अच्छा, आफ्टर लेबलिंग एनर्जी चेंजेस वी नीड टू फाइंड अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एन एंडिंग पॉइंट, हमें ये फाइंड करने पड़ेंगे। अब इसके लिए एक शॉर्टकट है कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका वो वाला बॉक्स होगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट द बॉक्स फ्रॉम विच ऑल एरोज आर ओनली इमर्जिंग, ऑल एरोज आर ओनली आउटवर्ड्स या फिर इमर्जिंग, ठीक है। उसमें से निकल रहे हो सारे एरोज, उसकी तरफ कोई एरो ना हो, तो वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, एंडिंग पॉइंट होगा द बॉक्स टूवर्ड्स विच ऑल एरोज आर इनवर्ड्स या फिर कन्वर्जिंग, उस पर कन्वर्ज करें सारे एरोज, तब जाके ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं। मुझे बताओ इधर ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, ये बॉक्स 3 है, इन सारों में से कौन सा ऐसा बॉक्स है जहां से सारे एरोज बाहर सिर्फ निकल रहे हैं, तो वो बॉक्स नंबर 3 है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट। और बॉक्स नंबर 2 ऐसा बॉक्स है जिसकी तरफ सिर्फ एरोज जा रहे हैं, उससे कोई एरो बाहर नहीं निकल रहा, सारे कन्वर्ज उधर कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा एंडिंग पॉइंट। अगला काम आपने क्या करना है, आपने स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट क्या निकालना है, एक रूट, 2 रूट्स निकालने हैं। एक रूट है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करें और इस बॉक्स नंबर 1 से होते हुए थ्रूवर्ड्स बाय डेल्टा इज नॉट ऑफ रिएक्शन किधर पहुंचे, एंडिंग पॉइंट पे पहुंचे, एक रूट ये है। दूसरा रूट क्या है, दूसरा रूट है आपके पास कि अगर आप यहां से शुरू करो और किधर जाओ, डायरेक्ट इस ऊपर इधर इस साइड से जाओ, दूसरा रूट ये है। तो हमारे पास हमारा आ गया फर्स्ट रूट और हमारा सेकेंड रूट, ठीक है। अब हमें क्या कहते हैं, हेसिस लॉ क्या कहते हैं कि एक रिएक्शन जिसमें देखो स्टार्ट और एंड दोनों का सेम है, दोनों रूट्स का, स्टार्टिंग एलिमेंट से हो रही है, एंडिंग प्रोडक्ट पे हो रही है, तो हेसिस लॉ कहता है कि अगर स्टार्टिंग एंड एंडिंग कंडीशंस आपकी सेम है, फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन सेम है, तो आप रिएक्शन एक रूट से करें या दूसरे रूट से करें जिसमें 50 स्टेप हो, एनर्जी चेंज ओवरऑल क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। इधर हेसिस लॉ की एप्लीकेशन है। हेसिस साइकिल बनाने के बाद अब हम कहते हैं कि ये जो फर्स्ट रूट है, फर्स्ट रूट का जो एनर्जी चेंज है डेल्टा ई है, वो सेकेंड रूट के एनर्जी चेंज के इक्वल आने चाहिए, ठीक है। और अगर हम यहां पे देखें तो फर्स्ट रूट में कौन कौन सा एनर्जी चेंज आ रहा है, फर्स्ट रूट आपका कहां से, इस बॉक्स से शुरू करना है, इस बॉक्स की तरफ जाने और फिर इधर एंड करना है। तो इसमें कौन कौन सी एनर्जी चेंज है, 1 2 और फिर 3। तो पहले आप बॉक्स नंबर 3 से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो ये 2 एनर्जी चेंजेस, और फिर उसके बाद डेल्टा इज नॉट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट प्लस ब्रैकेट्स लगाने की आदत डालना, डेल्टा एच नॉट ऑफ, वो यार छोटा हो गया बहुत, रिएक्टेंट जो दूसरा रिएक्टेंट है प्लस ये दोनों हो गए, इस रूट से येलो वाला रूट फॉलो कर रहा हूँ, ये दोनों हो गए। फिर उसके बाद कौन आता है, डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन आता है, ये एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है हमारा, ये हमने फाइंड करना था। ये दोनों वैल्यूज हमें पता है, ये इक्वल होना चाहिए दूसरे रूट के एनर्जी चेंज के, जिसमें कौन कौन आ रहा है, दूसरे रूट में आप 3 से शुरू कर रहे हो डायरेक्टली 2 की तरफ जा रहे हो, तो 3 से 2 जब जाएंगे तो उसमें ये 2 एनर्जी चेंजेस है सिर्फ, बस आप एंड पॉइंट पे पहुंच जाओगे स्टार्ट से। तो डेल्टा इज नॉट ऑफ प्रोडक्ट प्लस डेल्टा इज नॉट ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से आप डेल्टा इज नॉट ऑफ रिएक्शन आप निकाल सकते हैं, अगर ये भी नोन हो, ये भी नोन हो, ये भी नोन हो, ये भी नोन हो, तो फॉर्मूला आपने क्या करना है, सिर्फ सब्जेक्ट बनाना है और उसके बाद काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेशन का साइकिल था, इसमें आपने ये चीज़ें याद रखी हैं हेसिस लॉ में और एनर्जेटिक्स में, जो भी तक आपने एएस की बातें ही कर रहा हूँ, आगे नहीं किया अभी तक, ठीक है। इसके बाद एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन करके फिर हम जाएंगे इसके कुछ सवालों पे, प्रैक्टिस सवालों पे, और फिर हमारा A2 का काम चला शुरू हो जाएगा।
याद रखने के लिए हमने क्या कहा कि हम शॉर्ट इक्वेशन याद रखेंगे, इससे आप डेफिनेशन भी निकाल सकते हो और अपनी इक्वेशंस भी लिख सकते हो कि ये कहते हैं जी कि एक मोल आपके पास कंपाउंड बनेगा। अब वो आयनिक भी हो सकता है, कोवलेंट भी हो सकता है, आयनिक और कोवलेंट, लेकिन एक मोल बनना चाहिए। फ्रॉम एलिमेंट्स बनेगा और एलिमेंट्स होंगे अपनी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, ठीक है, यानी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली कंडीशंस में ओके स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उनसे बना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन था। अब डिफाइन करना है तो एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ कोर कोवलेंट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। इक्वेशन लिखनी है तो फॉर एग्जांपल मैंने एमजीओ की फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखनी है तो मैं लिखूंगा जी एक मोल एमडीओ सॉलिड बन रहा है फ्रॉम बनेगा तो इसमें बैलेंस लाजमी करना है, बैलेंसिंग करें तो आपके पास बनना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही सिर्फ बैलेंसिंग कर सकते हैं। एक एमजी है तो लेफ्ट साइड पे एक एमजी है, बिल्कुल ठीक है। एक ऑक्सीजन है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे इसके साथ हाफ लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन आएगी वो एक मोल ऑफ एमजीओ बनाने के लिए फ्रॉम एलिमेंट्स कितनी एनर्जी आपको लगती है या देनी पड़ती है या कितनी मिलती है एनर्जी, वो आपको क्या मिलेगी एज डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन पर मोल ऑफ एमजीओ मिलेगा आपको, ठीक है। फिर हमने सीखा कि यार फॉर्मेशन के अगर डाटा दिया हो तो हेस साइकिल उसका किस तरह बनाते हैं। अगर फॉर्मेशन का डाटा सिर्फ गिवन हो आपके पास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के लिए, ऊपर लिखो जी डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन की सारी वैल्यूज हैं, तो आप क्या बनाते हैं, आप अपना रिएक्टेंट गोज इनटू प्रोडक्ट की उसने एक इक्वेशन आपको दी हुई है और वो कह रहे हैं जी कि फॉर्मेशन का साइकिल बनाओ या वो डाटा फॉर्मेशन का, तो आप फॉर्मेशन का साइकिल बनाएंगे। तमाम रिएक्टेंट्स को फ्रॉम एलिमेंट्स आप फॉर्म करोगे और तमाम प्रोडक्ट्स को आप फ्रॉम एलिमेंट्स फॉर्म करोगे और फिर स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करके आप अपने पास साइकिल क्या करोगे, कंप्लीट करोगे और हेसिस लॉ अप्लाई करोगे कि फिर दो रूट्स आइडेंटिफाई करने के बाद हेसिस लॉ अप्लाई करोगे कि भाई डेल्टा एच फिर ये वाला कितना आना चाहिए रिएक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास एनर्जी चेंज है जो हमें आना चाहिए वो है डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबस्टन, तो वो है जी एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन। इसको हम डेल्टा एच नॉट ऑफ सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन कंबस्टन जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है सराउंडिंग में, यानी इसका डेल्टा एच इज नेगेटिव। अब कंबस्टन की सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि एनर्जी रिलीज, क्योंकि एक्सो है ना तो सिर्फ रिलीज लिखना है आपने। तो डेफिनेशन में हम लिखते हैं जी कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड burns in excess of oxygen to form carbon dioxide and water, ठीक है, अंडरस्टैंड कंडीशंस। तो ये हमारी कंबस्टन है। अब कंबस्टन के लिए ना कोई शॉर्ट इक्वेशन नहीं है, आपको इसको एज इट इज ही याद करना पड़ेगा, बट हमें ये पता है कि एक मोल कोई सा भी कंपाउंड आपने बर्न करना है, ऑक्सीजन गैस जो है वो एक्सेस में लेनी है ताकि कंप्लीट कंबस्टन हो और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंबस्टन की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। और ड्यूरिंग कंबस्टन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में मिलती है, इवन वाटर भी जो है वो स्टीम की फॉर्म में मिलता है क्योंकि हीट एनर्जी जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, ठीक है ना। अब अगर इफ ऑल द डाटा वैल्यूज आर फॉर डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबस्टन, तो फिर उसका साइकिल किस तरह बनाते हैं। तो कंबस्टन क्या है, किसी भी एक कंपाउंड के एक मोल को उठा के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में भेजना। तो इस बार आपके एक रिएक्टेंट्स हैं जो किस में जा रहे हैं, प्रोडक्ट में जा रहे हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं जी इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल के दिखाओ। तो आपने क्या करना है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स उठा के किधर भेजने हैं, नीचे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में भेजने हैं। जो भी रिएक्टेंट है उसका एक मोल इधर भेज दो, जो भी रिएक्टेंट है इधर भेज दो, जो प्रोडक्ट है कंबस्ट कर दो और एनर्जी चेंजेस यूज करते हुए, कंबस्टन की वैल्यू यूज करते हुए साइकिल कंप्लीट करो। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करो। स्टार्टिंग पॉइंट इस केस में भी क्या बन रहा है, ये वाला बॉक्स, क्योंकि सारे एरोज इससे बाहर निकल रहे हैं, और एंडिंग पॉइंट हमारे ये वाला बॉक्स क्योंकि सारे एरोज इसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। दो रूट्स आइडेंटिफाई करेंगे, एक रूट ये है और दूसरा ऊपर से घूम के इस तरफ से आने का, ठीक है। फर्स्ट रूट इक्वल्स टू सेकंड रूट, आपने इधर एनर्जी चेंजेस फॉर एग्जांपल ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है और ये बी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। एनर्जी चेंजेस है यहाँ पे, तो डेल्टा एच निकालना है आपने। तो फर्स्ट रूट जो है हमारा ये वाला स्टार्ट टू एंड, वो क्या है कि ये दो एनर्जी चेंजेस आते हैं, तो एक्स का एनर्जी चेंज प्लस वाई का एनर्जी चेंज शुड बी इक्वल टू सेकंड रूट का एनर्जी चेंज जो कि ये ऊपर वाला है, ये सेकंड रूट, जिसमें एक एनर्जी चेंज ये वाला आता है और बाकी दो ये वाले आते हैं। तो वो हो जाएगा डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन प्लस बी का एनर्जी चेंज प्लस जी का एनर्जी चेंज। यहाँ से इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ये वैल्यूज गिवन होंगी और फिर हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको फॉर डेल्टा नॉट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो कंबस्टन के साइकिल, यानी अगर कंबस्टन का सिर्फ डाटा दिया हुआ है तो फिर हम क्या करते हैं, हम हमेशा अपने पास नीचे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लिख के सारे रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, उनकी कंबस्टन कर देते हैं बेसिकली। अब हम आते हैं कि सवाल किस तरह के होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉन्ड एनर्जी के सवाल के एग्जाम से। अभी तक हमने बॉन्ड एनर्जी, फॉर्मेशन एनर्जी, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा है और कंबस्टन पढ़ा है। इनके सवाल देख लेते हैं, एक एक सवाल देख लेते हैं कैसा होगा। तो अगर बॉन्ड एनर्जी की एग्जाम्पल देखें सवाल की, तो एफएक्यू इस तरह का पूछ सकते हैं आपसे कि वो आपको एक डाटा टेबल दे दे, उसने डाटा टेबल दे दिया है जिसमें कंपाउंड्स मेंशन है और उनकी बॉन्ड एनर्जीज मेंशन है। बल्कि नहीं, बॉन्ड एनर्जी का नहीं, मैं फॉर्मेशन का सवाल आपको करा रहा हूँ। तो अब उसने आपको एक कंपाउंड दिया है
ठीक है, ये डाटा है हमारा। और जो सारी वैल्यूज़ हैं वो डेल्टा इज़ नॉट ऑफ फॉर्मेशन की हैं, किलो जूल्स पर मोल में, सारी डाटा वैल्यूज़। एक कंपाउंड जो उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो है जी आपका फॉर एग्जांपल H2O, उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन की वैल्यूज़ -286, यानी जब 1 मोल H2O बनता है फ्रॉम एलिमेंट्स अंडरस्टैंड कंडीशन तो इतना एनर्जी चेंज आता है पर मोल है ये, इसको देखना है पर मोल, 1 मोल के लिए बताते हैं। फिर आपके पास CuCl2 है, उसकी जो एनर्जी चेंज है वो -206 है, और जो आपके पास CuCl2 डॉट 2H2O हाइड्रेटेड क्रिस्टल है, उसको बनने के लिए 808 की एनर्जी आपको चाहिए होती है। ठीक है? तो आपको उसने इक्वेशन दी हुई है जिसका डेल्टा इज़ नॉट ऑफ रिएक्शन आपने निकालना है, तो वो कहते हैं जी कॉपर क्लोराइड प्लस 2H2O 2 मोल्स ऑफ वाटर गोज़ इनटू कॉपर क्लोराइड का हाइड्रेटेड क्रिस्टल। ठीक है? और कह रहे हैं इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज बताओ कितना आएगा? तो आपने क्या करना है, आपने पहले इनको बॉक्स आउट कर लेना है, ये मेरे रिएक्टेंट्स हैं, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। हेस साइकिल में मैं इनको किसके थ्रू कनेक्ट करूँगा? तो डाटा देखो, सारा डाटा इज़ ऑफ डेल्टा इज़ नॉट ऑफ फॉर्मेशन, यानी ये सब चीज़ें आपने उठा के बनानी है फ्रॉम एलिमेंट्स। ठीक है? इनको फॉर्म करते जाओ। तो नीचे क्या लिखेंगे हम? नीचे आ जाएँगे हमारे एलिमेंट्स, नीचे आ गए मेरे एलिमेंट्स, जो आप लिख भी सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है? और अब एलिमेंट्स से फॉर्म करते जाएँगे इनको। ठीक है ना? तो अब सबसे पहले कॉपर क्लोराइड, जब 1 मोल कॉपर क्लोराइड फॉर्म होता है फ्रॉम एलिमेंट्स अंडर स्टैंडिंग कंडीशंस, डेल्टा इज़ नॉट फॉर्मेशन की वैल्यू, फ्रॉम एलिमेंट्स अंडर स्टैंडिंग कंडीशंस तो कितना एनर्जी चेंज आता है? -206। 1 मोल ही बना रहे हैं ना यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन में, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ गया -206। फिर जब 1 मोल वाटर फॉर्म होता है फ्रॉम एलिमेंट्स अंडर स्टैंडिंग कंडीशंस तो -286 किलो जूल्स पर मोल लगते हैं। आप कितने मोल बना रहे हो? 2 दफा बना रहे हो, तो टाइम्स 2। इसी तरह जब 1 मोल कॉपर क्लोराइड का हाइड्रेटेड क्रिस्टल बनता है फ्रॉम एलिमेंट्स अंडर स्टैंडिंग कंडीशंस तो वो -808 किलो जूल्स पर मोल लगता है। -808 किलो जूल्स पर मोल, आपने 1 मोल ही बनाया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर फिलिंग दीज़ आपने क्या करना है, अब स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। स्टार्टिंग पॉइंट वो होता है जहाँ से सारे एरोज़ निकल रहे होते हैं, मेरा स्टार्ट है। एंडिंग पॉइंट वो है जहाँ सारे एरोज़ जा रहे हैं, तो ये वाला बॉक्स है जिसकी तरफ तमाम एरोज़ जा रहे हैं। अब आपने स्टार्ट टू एंड 2 रूट्स आइडेंटिफाई करने हैं। एक रूट मेरा है कि मैं यहाँ से इस बॉक्स से डायरेक्टली ऊपर की तरफ जाऊँ, एंड पॉइंट की तरफ, और दूसरा मेरा जो रूट है, वो मुझे कहता है कि यार इधर से घूम के ये एनर्जी चेंजेस करा के डेल्टा इज़ नॉट ऑफ रिएक्शन के थ्रू इधर जाऊँ। ठीक है? तो जो फर्स्ट रूट है, ग्रीन वाला, उसको लिखते हैं ग्रीन से। फर्स्ट रूट में आप इस बॉक्स से स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्टली एंडिंग पॉइंट की तरफ गए, तो कौन सा एनर्जी चेंज आता है? -808। ठीक है? इज़ इक्वल टू सेकंड रूट का एनर्जी चेंज। ये वाला एनर्जी चेंज शुड बी इक्वल टू सेकंड रूट का एनर्जी चेंज, क्योंकि हेसेस लॉ कहता था कि एक रिएक्शन आप एक स्टेप में कराएँ या 2 स्टेप्स में कराएँ, आपका एनर्जी चेंज इक्वल होना चाहिए एज़ लॉन्ग एज़ इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन सेम है। तो इधर इनिशियल कंडीशन क्या है? एलिमेंट, फाइनल कंडीशन क्या है? ये वाला हाइड्रेटेड क्रिस्टल। एक रूट है कि एलिमेंट से डायरेक्ट बनाओ, दूसरा रूट है कि आप पहले एलिमेंट से कॉपर क्लोराइड और वाटर बनाएँ और फिर वो रिएक्शन करके आपको ये हाइड्रेटेड क्रिस्टल दें। रेड वाला रूट जो है। तो रेड वाले रूट में आपके पास कौन-कौन से एनर्जी चेंजेस आते हैं? तो यहाँ से हम पहले इधर जाएँगे, फिर यहाँ पे जाएँगे। तो हमारे पास -206 ब्रैकेट्स डाल के यूज़ करना है, सारों को ऐड करो आपस में। -286 इंटू 2 और फिर एक डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन को जब सब्जेक्ट बनाओगे, तो आपके पास वैल्यू आ जानी चाहिए है -30 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है? तो इस तरह करके फॉर्मेशन का सवाल करना है। नीचे एलिमेंट्स लिखने हैं, सबको फॉर्म करना है फ्रॉम एलिमेंट्स अंडरस्टैंड कंडीशंस। तो ये हमारा फॉर्मेशन का सवाल हो गया। अब हम ज़रा देखते हैं एक हम देखते हैं डेल्टा H नॉट ऑफ कंबस्शन का, फिर बॉन्ड एनर्जी पे आते हैं। अब एक और एफएक्यू अगर आपको कराएँ आपका कंबस्शन का, तो वो भी एग्ज़ैक्टली आपने सिर्फ क्या याद रखना है, कंबस्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाना है हर चीज़ से। तो उसका एफएक्यू आपके पास है कि डाटा उसने जो आपको दिया है, उसमें सब्सटेंस है और एनर्जी चेंज है। यहाँ पे है कंपाउंड, और यहाँ मैं देने लगा हूँ डेल्टा इज़ नॉट ऑफ कंबस्शन की वैल्यूज़ इन किलो जूल्स पर मोल। पर मोल का मतलब 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड के लिए इतना एनर्जी रिलीज़ होगा। तो कार्बन सॉलिड है, उसके लिए -394 किलो जूल्स पर मोल, H2 गैस के लिए -286 किलो जूल्स पर मोल, और जो C4H10 ब्यूटेन है, इसके लिए -2877 किलो जूल्स पर मोल कंबस्शन की वैल्यूज़ हैं। इक्वेशन जो रिएक्शन जिसके लिए हमने डेल्टा इज़ नॉट ऑफ रिएक्शन निकालना है, वो है जी 4 मोल्स ऑफ कार्बन सॉलिड प्लस H 5 मोल्स ऑफ H2 गैस। डेल्टा इज़ नॉट ऑफ रिएक्शन आपने निकालना है, ये आपको बना के देता है C4H10 गैसेस। ठीक है? तो ये हमारा सवाल है जिसके लिए हमने इस वैल्यू को इधर से निकाल के देना है। अब अगेन जब सारी डाटा वैल्यूज़ कंबस्शन की हों, तो नीचे क्या लिखेंगे? हम नीचे लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और सब रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से भी हमने इनको कंबस्ट करके इसमें भेजना है, और उसके एनर्जी चेंज जितना आएगा वो सारा दिया हुआ है उसने। तो जब मेरे पास कार्बन 1 मोल कार्बन जाएगा तो -394 लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो -394 किलो जूल्स पर मोल लगेगा ना 1 मोल के लिए। आपने कितने मोल कंबस्ट किए? 4 मोल, तो टाइम्स 4। इसी तरह 1 मोल H2 गैस जब कंबस्ट होके H2O में जाएगी, ठीक, क्योंकि इधर तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा ना, H2O से तो नहीं, हाइड्रोजन से तो नहीं बन सकती। तो हाइड्रोजन कंबस्ट होके H2O में चला जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे
एरोज यानी स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट वाले एरोज या उससे बाद वाले एरोज, उससे पहले वाले? जल्दी बताओ, उसके बाद वाले, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है जहाँ से सारे एरोस निकल रहे हैं, और ये क्योंकि ये बॉक्स है ना, इसे देखो सारे एरोस इमर्ज कर रहे हैं बाइक की तरफ, और ये बॉक्स है जिसकी तरफ जा रहे हैं सारे एरोस। अब दो रूट्स आइडेंटिफाई करने हैं आपने। तो एक रूट मेरा हो गया कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करूँ और इधर एंडिंग पॉइंट इस रास्ते से आ जाऊँ। दूसरा रूट मेरा बनता है कि अगर मैं ऊपर वाले रास्ते से आ जाऊँ, यानी मैं यहाँ से शुरू करूँ और ऊपर से घूम के एंडिंग पॉइंट की तरफ आऊँ। ठीक है, तो हेसिस लॉ कहता है कि दोनों का एनर्जी चेंज होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन सेम है। तो फर्स्ट रूट जो है मैं इसको बोल देता हूँ और इसको मैं सेकंड रूट बोल देता हूँ। अब फर्स्ट रूट में कौन से एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं, आप यहाँ से शुरू कर रहे हो और डायरेक्ट इस बॉक्स की तरफ आ रहे हो, तो इधर से इस बॉक्स की तरफ ये दो एनर्जी चेंजेस हैं। तो हम लिखेंगे जी -394 इंटू 4 प्लस दूसरा है -286 इंटू 5। ये फर्स्ट रूट के एनर्जी चेंजेस हो गए, ये इक्वल होने चाहिए सेकंड रूट के। तो सेकंड रूट में हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, पहले आएगा डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन प्लस दूसरा कौन सा आएगा इधर से जब इधर पहुंचेंगे इस बॉक्स की तरफ, दूसरा आएगा -2877 किलो जूल्स पर मोल। यहाँ से डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, और आपके पास जो फाइनल वैल्यू आनी चाहिए इधर से वो बनेगी -129 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो ये हमारी कंबशन का साइकिल है। तो सिंपल है। फॉर्मेशन वाले साइकिल में हमने क्या बोला, हम नीचे एलिमेंट्स लिखेंगे और सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को फॉर्म करेंगे फ्रॉम एलिमेंट्स। कंबशन वाले साइकिल में हम नीचे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लिखेंगे, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में भेजते रहेंगे, साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, हेसिस लॉ लगा लेंगे। ये फर्स्ट रूट का एनर्जी चेंज और सेकंड रूट का एनर्जी चेंज इक्वल होनी चाहिए। अब लास्ट एक हम बॉन्ड एनर्जी का सवाल करते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी के सवाल में उसने आपको एक एफएक्यू दिया, फॉर एग्जांपल उसने आपको इक्वेशन दी कि जी इथीन का रिएक्शन होता है विच HBr, डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन उसने आपसे पूछा है और आपको उसने बना के दिया है CH3CH2Br, ब्रोमो इथेन। ठीक है, उसने आपको बना के दिया, वो कह रहा है डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन निकालो। डाटा देख के मैं डिसाइड करूंगा मैंने क्या करना। डाटा जो उसने आपको दिया हुआ था, उस डाटा में आपके पास उसने सारी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज उसने आपको दी हुई हैं सारी। अच्छा, वो मुझे निकालनी पड़ेंगी तो मैं निकाल लेता हूँ, बल्कि हम लोग साथ साथ निकाल लेंगे। अब ये बॉन्ड एनर्जी का सवाल है, ठीक है, डाटा मैंने लिखा, बट मैं आपको बता दूं इसमें करना क्या है। हमने इनको खोल के लिखना है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स को खोल के, यानी इनका डिस्प्लेड फॉर्मूला लिखना है। तो ये आ गया कार्बन 2 हाइड्रोजन्स सिंगल बॉन्ड कार्बन 2 हाइड्रोजन्स, इसका रिएक्शन है विद H सिंगल बॉन्ड Br, ये जाएगा CH3 में, फिर CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड Br में। इसके लिए डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन निकालना है। आप आदत डालो कि आपने ये तमाम बॉन्ड्स तोड़ने हैं और तमाम रिफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से तोड़ने शुरू करेंगे। सबसे पहले इस पूरे मॉलिक्यूल में कौन कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सारे तोड़ दो। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे, ठीक है, 4 दफा, तो 4 टाइम्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, प्लस और क्या तोड़ना पड़ेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, पूरा तोड़ दो, सारा कुछ तोड़ दो। तो 1 टाइम्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, प्लस इधर HBr में ये सिंगल बॉन्ड भी तो तोड़ना पड़ेगा ना, तो प्लस HBr वाला एक सिंगल बॉन्ड ये भी तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी बॉन्ड ब्रेकिंग में, ये सारे तोड़ने पड़ेंगे। बनेंगे कौन से बॉन्ड्स, तो इधर देखो, अब इधर भी तोड़ के पता लगेगा कौन से बने, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने 5 दफा, ठीक है, प्लस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना 1 दफा, प्लस ब्रोमीन के साथ एक बॉन्ड टूटा है, एक बॉन्ड बना है, सॉरी, तो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड भी बना है 1 दफा। ठीक है, तो हमें पता लग गया यार कि अब टूटे कितने हैं और बने कौन से हैं। तो हमने सीधा सीधा बॉन्ड एनर्जी वाली इक्वेशन लगानी, डेल्टा H इज इक्वल टू एनर्जी गिवन इन माइनस एनर्जी गिवन आउट। ठीक है, अब आपको बताया था कि ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने सेटल कर लिया था, असल में बाहर प्लस था अंदर माइनस था, एनर्जी गिवन आउट यानी एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इक्वेशन खोल दी और हमने बाहर माइनस का साइन लिया है। अब अंदर जितनी वैल्यूज हैं सारी बॉन्ड एनर्जी की डालो डाटा बुकलेट से, ये भी सारी बॉन्ड एनर्जी की डालो डाटा बुकलेट से, गिवन आउट खुद सेटल हो जाएगा जब ब्रैकेट खोलेगा। ठीक है, अच्छा, अब गिवन इन कौन कौन सी एनर्जी है, हमने जहां जहां बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी दी है वो बता दो उसको। तो हमने 4 दफा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो डेल्टा H निकालना है, 4 दफा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बॉन्ड एनर्जी निकालें, बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज आर गिवन इन द डाटा टेबल, वहाँ से आप निकाल सकते हो इसको। तो हमारे पास यहाँ से देखते हैं, ये देखो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 1 दफ़ा तोड़ने के लिए 410 लगती है। ठीक है, तो हमने कहाँ गया ये, ठीक है, तो हमें कितनी लगेगी, हमने 4 दफ़ा तोड़ा है ना, तो 4 टाइम्स 410 लगेगा, एक एनर्जी लगाइए, प्लस 1 दफ़ा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी तो तोड़ा है यहाँ पे, तो उसकी एनर्जी भी ढूंढ लो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एनर्जी 610, तो आप जाके लगाओ जी, प्लस 610 किलो जूल्स, प्लस और क्या तोड़ा, HBr हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन का बॉन्ड तोड़ा सिंगल बॉन्ड, तो ये आपको ऊपर वाले टेबल में मिल जाएगा। HBr वाले बॉन्ड के लिए 366 लगती है पर मोल, तो हमने 1 मोल ही तोड़ा है तो 366। ठीक है, ये सारी एनर्जी गिवन इन थी, माइनस जो एनर्जी गिवन आउट है उनकी वैल्यूज डाल दो। ठीक है, उनका साइन नहीं चेंज करना, ये खुद उसको सेटल कर देगा। एनर्जी गिवन आउट कौन कौन से बॉन्ड्स बने थे, 5 दफा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना था। ठीक है, तो 5 टाइम्स 410 आपने
कार्बन हाइड्रोजन की 410 थी बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। 5 टाइम्स ये वाला बॉन्ड बना प्लस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड एनर्जी इज 350। कितनी दफ़ा बना? एक ही दफ़ा बना ये वाला, ठीक है, यहाँ पे तो एक दफ़ा बना, तो ये आपके पास कितनी थी? 350। तो 350 ये वाली मिलेगी प्लस कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड, कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड होता है 280 किलो जूल्स, तो वो प्लस 280 एक ही मोल बना ये भी। तो ये सारी एनर्जी गिवन इन है जो आपने बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज की है, और ये सारी एनर्जी होगी जो एनर्जी गिवन आउट होगी। साइन जब करेगा खुद एक्सोथर्मिक बन जाएगी, आपने सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट करनी है विदाउट साइन, ठीक है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं डेल्टा एच के लिए, तो हमारी डेल्टा एच आनी चाहिए -64 या 67, -64 है मेरे ख्याल है किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। तो ये हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू आ गई। तो बेसिकली क्या समझने वाली क्या बात है कि अगर बॉन्ड एनर्जी का सवाल है, सारा डाटा बॉन्ड एनर्जी का है, तो इक्वेशन खोल के देखो, सारे बॉन्ड्स तोड़ो, सारे रिफॉर्म करो, रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड तोड़ो, प्रोडक्ट के दोबारा सारे बना लो, तो आपको एनर्जी चेंज मिल जाएगा। दूसरा काम, अगर फॉर्मेशन का सारा डाटा है तो आपने नीचे एलिमेंट्स लिख के सबको फॉर्म करना है और एनर्जी चेंजेस लेवल करते जाने, पर मोल दिए होते हैं, अगर ज़्यादा क्लिक करो तो मल्टीप्लाई करते जाओ। और कंबशन में क्या करना है, नीचे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लिख के सबको कंबस्ट करते जाना है, ठीक है। तो ये एएस का सारा जो रिविजन थी ये वो वाली थी। अच्छा, अब हम आते हैं A2 पे।